गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छा स्वास्थ्य होगा, मन अच्छा होगा और नए दिन की शुरुआत पूरे जोश के साथ आप कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर होंगे। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में ध्यारता है, वो निश्चित तौर पर उसे प्राप्त कर लेता है। एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज जो है वो स्पष्ट है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि अब तक आपको जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। सारी चीजें आप जोड़कर देख पा रहे होंगे। कल हमने आतंकवाद की चर्चा की थी। आज एक नया टॉपिक लेते हैं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, पूर्वोत्तर में उग्रवाद एवं नक्सलवाद। देखिए, एक तो ये बताइए कि यहाँ पर अगर मैंने ये नाम न लिखे होते, एनएससीएन, आईएम और उल्फा, तो आपको इनको देखकर कैसा लग रहा है? हाँ, गुड। अच्छा ऑब्जर्वेशन गुड। कि ये कोई सेना है कि नहीं? और निश्चित बिल्कुल आर्मी जैसा लग रहा है, मिलिट्री जैसा। बहुत अच्छे। तो ये अपने आप को वैध मिलिट्री मानते हैं। इनकी जो भी कल्पना है एक नए देश को लेकर, उसके आधार पर ये अपने आप को बिल्कुल वैध मिलिट्री मानते हैं और एकदम प्रॉपर ड्रेस पहन के आप देख सकते हैं पूरे अनुशासन के साथ। इनमें भी हायरार्की होती है, इनमें भी रैंक होते हैं। ठीक है? तो अच्छे से संगठित आपको ये प्रतीत होंगे। ये मैंने कुछ विद्रोही संगठन के नाम लिखे हैं यहाँ पर। यहाँ भी आप देख सकते हो। प्रीपक ये मणिपुर का है। एनडीएफबी बोडो फैक्शन, बोडो द्वारा स्थापित एक विद्रोही संगठन है। एनएससीएन जो है वो नागाओं का है। उल्फा असामियों का है। यूएनएलएफ मणिपुर का है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉपर ड्रेस में है। चलिए, देखिए, जब भी पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की बात होती है तो उसमें सभी राज्यों की बात हम नहीं करते। हालांकि मिजोरम और त्रिपुरा में भी डिस्टर्बेंसेस रही हैं, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में इन अ, विद्रोहियों पे पूरा काबू पा लिया गया है और वहां पर अभी शांति स्थापित है। ठीक है? तो कौन से राज्यों पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा? आपको मेरा वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है? आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? हम्म, ठीक है। वीडियो अलग से आ रहा है। देखिए, आपको ये स्लाइड तो ठीक से दिखाई दे रही है ना? वीडियो तो कहीं आता रहे, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है?
ठीक है, ये थोड़ा अलग सिस्टम है। वीडियो स्क्रॉल हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। आपको ये स्लाइड तो अच्छे से दिखाई दे रही है ना? जो चीज मैं इस पे लिखूंगा वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और आवाज आपको स्पष्ट आ ही रही होगी। ठीक है ना? तो हमेशा तत्व पे ध्यान दीजिए। जो छोटी मोटी चीजें इधर उधर होती रहती है, अगर उन पे आप ध्यान देंगे तो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम मुख्यतः जो है 3 राज्यों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वो 3 राज्य कौन से हैं? असम, नागालैंड और मणिपुर। अगर पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखेंगे तो जो है हर एक राज्य में स्थिति बहुत खराब नहीं है। जिन राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब है, हम सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? मेघालय में भी स्थिति जो है खराब थी, लेकिन वहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन हिलस्टॉर्म, जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं और जो स्टेट पुलिस है, वहां की जो गारो हिल्स हैं, गारो हिल्स में गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, जीएनएलए, जो एक फॉर्मर डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेघालय पुलिस, उसने स्थापित की थी और उस संगठन को बहुत शक्तिशाली बनाया था। लेकिन ऑपरेशन हिलस्टॉर्म के बाद जो है मेघालय में शांति स्थापित कर ली गई है। इसीलिए मेघालय को भी मैं यहाँ पर ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। ये आपको मैंने बता दिया है कि वहां पर 2 प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट इसको बोलते हैं। मेघालय में आपको 3 प्रकार के ट्राइबल ग्रुप मिलेंगे, उन्हीं के नाम से जो है 3 पहाड़ियां भी हैं। एक गारो, खासी और जैंतिया। गारो और खासी के बीच में बड़ा द्वंद्व होता है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। गारो अपना एक नया देश बनाना चाहते हैं, जिसको वो गारोलैंड कहते हैं, और जो खासी है वो अपना एक नया देश बनाना चाहते हैं। यहाँ पर जब मैं देश बोल रहा हूँ तो एक स्वतंत्र राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? एक स्वतंत्र देश, संप्रभु देश की बात कर रहा हूँ। तो खासी जो है वो खासी लैंड बनाना चाहते हैं। लेकिन ऑपरेशन हिलस्टॉर्म जो कोबरा कमांडोज और मेघालय पुलिस ने एक साथ मिलकर किया, उसके बाद जो है इस समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया और अब मेघालय में शांति है। तो मेघालय को भी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल आपको 3 राज्यों पे अपना ध्यान केंद्रित करना है: आसाम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है? ये बात समझ में आई आपको? चलिए सबसे पहले आसाम में विद्रोह की बात करते हैं। इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे? एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख विद्रोही संगठन कौन से हैं और मूल कारण क्या है वहां पर विद्रोह का, और उग्रवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, उल्फा का उदय तो हुआ 1989 में, 79 में, 1979 में। लेकिन आपको थोड़ा सा असम की अगर समस्या समझनी है तो थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसे क्या आप बता सकते हैं इतिहास के अपने नॉलेज से कि असम को कौन सा किंगडम जो है रूल करता था 1826 से पहले, जब ब्रिटिशर्स ने उस डायनेस्टी को हराकर इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था? वेरी गुड, एक छात्र ने इसका बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है, अहोम। ठीक है? अहोम
किंगडम जो है वो 1826 तक उन्होंने रूल किया और काफी सफल साम्राज्य माना जाता था, क्योंकि मुगल भी उनसे जीत नहीं पाए थे और मुगलों को सक्सेसफुली उन्होंने रिपेल किया था, असम में घुसने नहीं दिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने उनको परास्त किया और 1826 के बाद जो है असम वो ब्रिटिशर्स के अधिकार क्षेत्र में आने लगा। अब ब्रिटिशर्स की नीतियां जो है आप अच्छी तरह समझते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि किस तरीके से ज्यादा संसाधन जो है उस क्षेत्र से निकाले जाए। उनकी तो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी। तो उन्होंने जो है इस नीति के तहत चाय बागानों में कार्य हेतु मजदूरों को लाकर छोटा नागपुर पठार, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि से पलायन को प्रोत्साहित किया। तो ये समस्या जो माइग्रेशन की समस्या है, देखिए किसी भी क्षेत्र में जब माइग्रेंट्स आते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, तो जो लोकल होते हैं उनको असुरक्षा की भावना आ ही जाती है। अगर इतिहास को खंगालते हैं तो उससे पता चलता है कि ये जो माइग्रेंट्स की समस्या है, ये असम में आज से इसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसकी चर्चा के रिकॉर्ड मिलते हैं जो असम लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1912 में भी इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई, इस माइग्रेशन को लेके। और बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर जब गठित की गई तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1937 में भी इसके बारे में चर्चा चली। देखिए असम में पढ़ा ही रहा हूं, अभी मैंने जस्ट क्लास शुरू ही की है। हाँ, एक प्रश्न है छात्र का कि सर बंगाल से क्यों माइग्रेशन हुआ, वहां भी तो चाय की खेती होती है। निश्चित तौर पे, लेकिन अगर मान लीजिए कि जितने मजदूरों की जरूरत है वहां पर पूर्ति हो रही है, तो बाकियों को ले जाकर उसे जो है, और ज्यादातर ब्रिटिशर्स ऐसा ही करते थे कि लोकली उसको रखने की बजाय उनको जो है कहीं और ले जाते थे, ताकि उनका जो है मेजोरिटी ग्रुप के साथ वर्चस्व ना रहे। ठीक है ना, ब्रिटेन की जो है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, उसमें बड़े निपुण थे वो। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। देखिए आपसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि चीजें रिपीट करना बड़ी मुश्किल की बात है, कितनी बार व्यक्ति रिपीट करेगा। लेकिन जो थोड़ा लेट हो गए हैं उनको मैं बता दूं कि हम पूर्वोत्तर राज्यों में जो विद्रोह है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और इसमें मैंने ये बताया है कि मुख्यतः हम 4 राज्यों पे अपना ध्यान फोकस करते हैं, क्योंकि वो 4 राज्य काफी डिस्टर्ब्ड रहते हैं। उसमें भी मेघालय में ऑपरेशन हिलस्टॉर्म के बाद शांति स्थापित कर ली गई है, तो मेघालय की चर्चा मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर 3 राज्यों पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, आसाम, मणिपुर और नागालैंड। पूर्वोत्तर राज्यों में, इन 3 राज्यों में काफी डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। उसके क्या कारण है, तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात चल रही है। मैंने आपको ये बताया कि जो अहोम किंगडम है, अहोम राज्य था, उसने वो बड़ा सफल राज्य था। मुगलों तक को जो है वहां एक्सपेंड नहीं होने दिया, बड़ा शक्तिशाली राज्य था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको परास्त कर आसाम को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था 1826 में। आपको 1826 अगर ना भी याद रहे, देखिए उत्तर लेखन खासकर मेंस पेपर में आपको थोड़ी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रीलिम्स में तो नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें तो आपको सटीक डाटा याद होना चाहिए अगर आपको ठीक से उत्तर देना है। ये याद ना रहे तो आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की आ, जो 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी से, 20th सेंचुरी नहीं, मिड 19th सेंचुरी से जो है माइग्रेशन की पॉलिसी रही है, जिसकी वजह से वहां पर माइग्रेशन की चर्चा 1912 में भी होती है, 1937 में भी होती है। तो ये आजादी स्वतंत्रता से पहले की समस्या है
ये आज की समस्या नहीं है। प्राय जो है इसको जोड़कर देखा जाता है 1971 के इंसिडेंट से, 1971 के इंसिडेंट। निश्चित तौर पे जो है इमीडिएट कारण तो वही था, 1971 का माइग्रेशन, और बाद में जो असम अकॉर्ड में डेट आई वो भी 1971 की आई। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अब तक इतनी चर्चा मैंने की है। मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो ब्रिटिश की नीतियां थी वो चाय बागानों में कार्य हेतु, माइग्रेशन पॉलिसी जो है वो कि भाई ब्रिटिशर्स का तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि चाय के बागान उगाना, उससे चाय को फिर एक्सपोर्ट करना, है कि नहीं? वो चाय का बिजनेस किया करते थे, लेकिन चाय के बागानों में काम करते थे भारतीय, और लोकल को वो बढ़ावा नहीं देते थे क्योंकि उनका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, तो बाहर से मजदूर लेके आते थे। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर इसको बोला जाता है, इंडेंचर्ड लेबर। तो उनको लाके फिर उनसे काम करवाते थे। तो ये माइग्रेशन पॉलिसी थी उनकी। ठीक है, तो देखिए ये जो आसाम की विधानसभा है उसमें वर्ष 1912 से बहस चल रही है। ये आजादी से पहले की बहस है। बाद में क्या होता है, 1937 के भी रिकॉर्ड मिलते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी आसाम की, उसमें भी इसकी चर्चा चलती है। देखिए एक कानून आया था 1950 में, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950 कहते हैं। इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950। इसके अंतर्गत जो है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहला एनआरसी जो है वो 1951 में करवाया गया था। ये 1951 का जो एनआरसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था उसने ये मांग रखी थी कि आसाम में बाहर के लोग कितने हैं उसको अगर आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो 1951 का एनआरसी है ये रजिस्टर निकालो, और उसके आधार पर जो है इलीगल इमिग्रेंट जो असम में घुस गए हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके आसाम से बाहर निकालो, ये उसकी डिमांड थी। हालांकि ये डिमांड मानी नहीं गई। ठीक है ना, तो पहला एनआरसी जो है, और ये एनआरसी पूरे भारत का नहीं हुआ था, ये सिर्फ आसाम का हुआ था। इसका एक संदर्भ विभाजन भी है, क्योंकि विभाजन के वक्त काफी पॉपुलेशन इधर से उधर हुई थी, तो इसको जो है इस दृष्टि से भी जरूरी माना गया कि ये रजिस्टर बनाया जाए। ठीक है, फिर देखिए वर्ष 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू किया गया, सिटीजनशिप एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिटीजनशिप एक्ट के कुछ प्रोविजन को समझना। ये प्रोविजन क्या है? अगर आपने सिटीजनशिप एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें एक प्रोविजन है जो बाद में जो है जब मैं आपको असम अकॉर्ड समझाऊंगा तो उस असम अकॉर्ड की वजह से क्या दिक्कतें खड़ी हो गई, और बाद में मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने खैर उसका मामले का शॉर्ट आउट कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 जुलाई 1987, 1987, ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है सिटीजनशिप से संबंधित? क्या कोई बता सकता है? एनआरसी का फुल फॉर्म बेटा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि 1 जुलाई 1987 ये डेट महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ बेटा, वीडियो में थोड़ा दिक्कत होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा अलग है। लेकिन आप उस पे फोकस ना करके जो एसेंस तत्व है, आप स्लाइड तो देख सकते हैं, मेरी आवाज भी सुन सकते हैं, ठीक है ना, उस पे ध्यान दीजिए। नहीं, आप में से किसी का उत्तर सही नहीं है। नहीं, ये असम समझौते का नहीं, 1887 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1987।
क्या आप में से कोई भी बता सकता है इसको? एनआरसी का फुल फॉर्म बेटा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस है। 1 जुलाई 1987 ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि आपकी जो नागरिकता है, नागरिकता के कई आधार हैं कि एक व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता कैसे मिलती है। भारत में भी उसके कई आधार हैं। मैं नागरिकता के क्या आधार हैं उसकी अ, पूरी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उसमें से एक आधार आप जानते हैं कि उसको कहा जाता है बाय बर्थ। अगर आपका जन्म यहाँ होता है तो आप जो है भारतीय माने जाएंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जो भी भारत में जन्मा, भले ही वो, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, भले ही वो इलीगल तरीके से भारत में घुसा हो। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ, कोई कपल भारत में इलीगल तरीके से घुस जाते हैं, और मैं 1 जुलाई 1987 से पहले की बात कर रहा हूं, और यहां पर उनका कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो भारत की भूमि पे जन्म लिया है। तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है वो ये कहता है कि भारत की भूमि पे जो जन्म लेगा वो कहाँ का नागरिक होगा? वो भारत का नागरिक होगा। ये समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? अच्छा, 1 जुलाई 1987 के बाद क्या लागू किया गया? उसमें ये लागू किया गया कि 1 जुलाई 1987 1987 से अप टू 2004, मेरे ख्याल से 212 2004, ये आप सिटीजनशिप एक्ट जो पॉलिटी में पढ़ेंगे उसमें और जो है डिटेल और स्पेसिफिक डेट्स के साथ पढ़ेंगे। उनमें एक कंडीशन अनिवार्य कर दी कि जो है कम से कम एक माँ या बाप में से कोई एक भारत का सिटीजन होना चाहिए जिस समय बच्चे का जन्म होता है, तभी उस बच्चे को नागरिकता प्राप्त होगी बाय बर्थ। ये समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? देखिए ये बात समझ में आएगी तभी जो है, हाँ पॉलिटी में कराया होगा। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो 1985 में ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955, इसमें पहला अमेंडमेंट होता है। वो क्यों होता है उसी का हम संदर्भ, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ, आप पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उसको अगर याद रखेंगे तो फिर ये जो एनआरसी का इश्यू है या आसाम का इश्यू है, ये आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इसीलिए क्या होता है कि देखिए, जो विषय है, सब्जेक्ट्स हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट हम उसको अलग-अलग ना देखकर एक दूसरे के पूरक के रूप में देखें ना, तो आपके अंदर बहुत अच्छी समझ डेवलप होगी और आप जो है एग्जाम में भी बहुत अच्छा उत्तर लिख के आ सकेंगे। देखिए यहाँ पर पॉलिटी का भी इंटरनल सिक्योरिटी में एप्लीकेशन है। क्लियर हुआ? अब देखिए हम जो है 1978 पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ संदर्भ दे दूं कि 1978 में समस्या पैदा कैसे हुई। देखिए 1971 का संदर्भ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बांग्लादेश किस तरीके से क्रिएट किया गया, एक स्थिति ऐसी हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान में। 1970 का जो चुनाव हुआ उसमें शेख मुजीबुर रहमान, जो कि एक बंगाली थे और बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, वो उनको विजय प्राप्त हुई इलेक्शन में, ठीक है? अब जो पश्चिमी पाकिस्तान था, खासकर उसका जो पंजाब प्रोविंस के रहने वाले लीडर्स, वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते थे, समझते हैं आज भी। उनको लगता है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली हैं, ये हमारे सामने इंफीरियर हैं।
और बलूची को भी वो इंफीरियर मानते हैं, सिंधी को भी वो इंफीरियर मानते हैं। ठीक है, आज भी ऐसी स्थिति है। कहा जाता है कि बांग्लादेश का क्रिएशन जो है वो भारत का किया धरा नहीं था, वो पाकिस्तान का अपना किया धरा था। भाई ईस्ट पाकिस्तान के लोग क्यों भड़के? 1948 से पश्चिमी पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही कि हम अपना कल्चर इनके ऊपर थोप दें। सबसे पहले तो उर्दू लैंग्वेज जो है थोपने की कोशिश की, जिसके कारण 1948 में अवामी लीग का गठन किया। अवामी लीग के ही एक बड़े पॉपुलर लीडर 1970 में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव वो बड़े भारी बहुमत से, क्योंकि बड़े पॉपुलर होते हैं, शेख मुजीबुर रहमान जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनका नाम जानते हैं आप? हाँ, शेख हसीना, वेरी गुड। वो मुजीबुर रहमान की बेटी है। ठीक है, तो मुजीबुर रहमान जब इलेक्शन जीते तो पश्चिमी पाकिस्तान वालों को लगा कि ये बंगाली हमें रूल करेगा। हम हमारी नस्ल रूल करने के लिए पैदा हुई है, किसी से रूल होने के लिए पैदा नहीं। कोई हम पे शासन करे ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जब भी कोई पॉपुलर लीडर गिरफ्तार होता है तो स्वाभाविक है कि आंदोलन होगा, है कि नहीं? सामान्य बुद्धि तो यही बोलती है भाई कि कोई पॉपुलर लीडर जिसने इलेक्शन जीता है, जो कायदे से देखा जाए तो जो है पावर सीट पे बैठना चाहिए, उसको आप बैठने नहीं देंगे बल्कि उसको गिरफ्तार कर लेंगे, वो भी इलेक्शन जीतने के बाद, तो निश्चित तौर पे विद्रोह तो होना है। वही हुआ। तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उसमें जुल्फिकर अली भुट्टो आते हैं और याया खान आते हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली हैं इनको हम मिलिट्री से सप्रेस कर देते हैं, 5-10 हजार लोगों को मारेंगे और सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, इसको ध्यान से सुनिएगा। वो ऑपरेशन की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन लॉन्च हुआ, उन्होंने प्लानिंग तो की थी 26 मार्च 1971 को लॉन्च करने की। प्लानिंग तो की थी 26 मार्च 1971। इसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट। ये पाकिस्तानी मिलिट्री का ऑपरेशन था। प्लान तो किया था 26 मार्च का, लेकिन इसको जो है 25 मार्च को ही लॉन्च कर दिया था। इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि चीजें स्पष्ट हो सके आपको। 25 मार्च को ये ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये सोचा कि इस विद्रोह को कुचल दिया जाए आर्मी द्वारा। 5-10 लोगों की हड्डियां तोड़ी जाएंगी तो बाकी सबके सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑपरेशन सर्चलाइट में बड़ा टॉर्चर किया गया बंगालियों को। बहुत सारे लोग रेफ्यूजी बन के हमारे देश में आ गए, भारत में, अपनी जान बचाते हुए। बहुतों ने लड़ने की कोशिश भी की। अंततः बंगालियों ने एक बात सोची कि अब बहुत हुआ, अब हमें अपना अलग देश चाहिए। हम पश्चिमी पाकिस्तान की कॉलोनी के रूप में नहीं रहना चाहते। वो हमको कुछ समझते नहीं है, पावर शेयरिंग करते नहीं है। इसी जो ये विद्रोही थे, इन्हीं की एक सेना बनाकर भारत की मिलिट्री ने 1971 में ऑपरेशन किया और पाकिस्तानी मिलिट्री को 13 दिन के अंदर परास्त करके और एक नया देश बना दिया। ठीक है, अब ये जो डेट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 25 मार्च 1971 की जो डेट है, या आप 26 मार्च लगा सकते हो क्योंकि ऑपरेशन सर्चलाइट की डेट वही निर्धारित की गई थी, लेकिन उसे
एक दिन पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। ये जो 25 मार्च 1971 की डेट है, ये आसाम एकॉर्ड से सीधा संबंध रखती है, क्योंकि आसाम एकॉर्ड में एक डेट मेंशन की गई है। आसाम एकॉर्ड का एसेंस क्या है कि भाई किस डेट के बाद आए हुए अवैध अप्रवासी पहचानने हैं और उनको डिपोर्ट करना है, कौन सी डेट से निर्धारित किया जाए। तो ऑपरेशन सर्चलाइट जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने लॉन्च किया तो बहुत सारे जो है ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी हमारे भारत में घुस आए, बहुत बड़ी संख्या में। संख्या इतनी बड़ी थी कि जो राज्य थे उन्होंने केंद्र को ये बोला कि भाई हम इनको नहीं संभाल सकते, इनको हम सस्टेन नहीं कर सकते। आज भी स्थिति, प्रश्न वही खड़ा है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उनके उस समय राज्य, और ये 1970 के दशक की बात, आप समझ सकते हैं कि हम कोई बहुत अमीर देश नहीं थे। आज 1990 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमने काफी संपत्ति जोड़ ली है। आज हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग इकोनॉमी मानी जाती है, बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन ये 1970 के दशक की बात है। तो भारत को जो है मजबूरन, हालांकि भारत ने कोशिश बहुत की कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका अंदरूनी मामला ना रहकर हमारा मामला बन गया कि इतने रेफ्यूजियों का हम करेंगे क्या। और फिर भी इंदिरा गांधी कोशिश करती हैं अमेरिका से बात करने की कि भाई कुछ करो, इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, आप तो ह्यूमन राइट्स के जो है देवता हो, एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स तो अपने मूल्यों में ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम, इसको तो बहुत तवज्जो देता है। तो जो है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। यूएन में भी इंदिरा गांधी ने बोला, यूरोप भी गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि अपनी समस्या व्यक्ति खुद ही उसको झेलनी पड़ती है, खुद ही उसका समाधान खोजना पड़ता है। जब समस्याएं आती हैं तो कोई खड़ा नहीं रहता, यही स्थिति हुई थी। तो इसी कारण जो है भारत को ये ऑपरेशन करना पड़ा और नया देश बनाना पड़ा। बांग्लादेश नया देश तो बन गया, कायदे से देखा जाए तो ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट, या आप कह सकते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए रेफ्यूजी आए थे, कायदे से इन सबको वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन वो वापस गए नहीं। उनमें से बहुत सारे यहीं पे रह गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्षेत्र में बाहर से कोई आएगा और वो भी बड़ी संख्या में आएगा, तो निश्चित तौर पे लोकली जो है असुरक्षा की भावना आना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि भाई कहीं जो है हमारी डेमोग्राफी ना बदल जाए, कहीं हमारी संख्या कम ना रह जाए, कहीं हमारे संसाधन जो है उनका क्या होगा, लोकल जो जॉब जनरेट होती है उनका क्या होगा। ये क्लियर हुआ आपको? तो खैर 1971 में बांग्लादेश बना, बहुत सारे रेफ्यूजी चले गए, बहुत सारे रेफ्यूजी वहीं रह गए, उसमें से आसाम में भी बहुत सारे रेफ्यूजी रहे। तब तक कोई खास समस्या नहीं थी। खास समस्या कब आती है? 1978 में, जब मंगलदोई लोकसभा के चुनाव, सभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकल ये देखते हैं कि ये जो रेफ्यूजी आए थे, इनके पास तो वोट कार्ड भी आ गया है और वो वोटिंग लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। तो ये लोकल ने कुछ देखा कि इनके पास वोट कैसे आया। तो ये जो इंसिडेंट है, ये एक मूवमेंट को ट्रिगर करता है आसाम में। शुरू होता है मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन पूरे आसाम में आग की तरह फैल जाता है। 1979 में असम आंदोलन शुरू होता है। ये आंदोलन जो है इसको लीड करते हैं स्टूडेंट्स। एक संस्था है, उसको कहते हैं ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, आसू। उसकी अगुवाई में ये आंदोलन खड़ा होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? और देखिए, ये आंदोलन 6 वर्ष चलता है, 6 साल। और 1985 तक आते आते ये आंदोलन जो है बड़ा उग्र हो जाता है, भयंकर हो जाता है। 1979 में ही जब सरकार फोर्स से इसको सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो
इन्हीं में से कुछ हॉट हेडेड जो गर्म प्रवृत्ति के छात्र थे, उन्होंने एक उग्रवादी संगठन की स्थापना की। उसको कहते हैं उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो आपको ये चीज समझ में आई कि उल्फा के उदय की क्या पृष्ठभूमि है? ये क्लियर हुआ? हाँ, आपको क्या क्लियर नहीं हुआ बताइए? आपका प्रश्न पूछिए। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी तारीखें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी आपको बहुत ध्यान केंद्रित करके चीजें सुननी होती हैं। अगर आप देखिए, एक कहावत है, भर्तृहरि कहते हैं, हमने नीति शतक में पढ़ा था कि एक विद्वान व्यक्ति ही समझ सकता है कि दूसरे विद्वान व्यक्ति ने विद्वता को कैसे हासिल किया होगा, किस डिसिप्लिन से। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 10 लाख लोग एप्लीकेशन भरते हैं, जिसमें 5 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, अगर आप इसकी बिल्कुल क्रीम लेयर में आना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि चीजें कोई सरल तो है एग्जाम, बशर्ते कि आप अपने माइंड का फोकस करें। तो जिस भी छात्र ने लिखा है कि कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। हाँ, ठीक है। प्रश्न ये है कि सर, रेफ्यूजीज ने कैसे वोट दिए, दोबारा बता दीजिए। देखिए, वोट हमारे देश में भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है, बहुत गहरी समस्या है। इसको सिस्टमिक भ्रष्टाचार बोला जाता है। हर संस्था में ये भ्रष्टाचार घुसा पड़ा है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, ठीक है, पार्लियामेंट तक में है। बड़ा दुर्भाग्य है। भ्रष्टाचार में ये भी शामिल है कि आप 500 रुपए का नोट रखो, आप चाहे वोट कार्ड बनवा लो, आप चाहे आधार कार्ड बनवा लो। ये तो आप मानते होंगे, आपने सुना होगा, है कि नहीं? इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको क्या बोला था कि मैं ऐसा मानता हूं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार है। ठीक है? तो प्रश्न ये था कि वो वोटिंग कैसे कर रहे थे? तो भाई, उनका उन्होंने वोट कार्ड बनवा लिए, लेकिन जो लोकल है वो तो पहचान सकते हैं ना कि ये तो भाई रेफ्यूजी था, इसको कैसे वोट कार्ड मिल गया? तो इसकी वजह से जो है, ये आंदोलन शुरू होता है 1979 में। और 1979 में जब सरकार इसको सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो कुछ हॉट हेडेड यूथ एक संस्था बनाते हैं। उस संस्था का नाम है उल्फा। अब ये उल्फा जो है, एक्चुअली लिखा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये हिंदी में अब ऐसा लिख दिया है क्योंकि उसको उल्फा भी बोला जाता है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, शुरू में तो ये इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी। इसका कॉल क्या था? इसका कॉल ये था, आसाम इज फॉर आसामीज। आसाम आसामीज के लिए है, बाकी जितने लोग बाहर से आए हैं, सबको यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सबको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इतना यहाँ तक क्लियर है? हाँ, आंसू था तो उल्फा क्यों बना? देखिए, आंसू तो एक ऐसा कोई हिंसात्मक संगठन नहीं था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन तो बस आंदोलन को लीड कर रहा था। लेकिन जब उस आंदोलन को सप्रेस, और ये सब जगह होता है, मतलब भारत में कहीं भी चले जाइए, कहीं पे आप आंदोलन करेंगे तो लाठी चार्ज और ये सब एक सामान्य बात है। ठीक है? तो उसमें जो है कुछ छात्र जो, भाई छात्र भी तो दो टाइप के होते हैं ना, थोड़ा नरम बुद्धि के, गरम बुद्धि के। ठीक है ना? तो जो गरम बुद्धि के लोग थे, उन्होंने उल्फा की स्थापना कर ली कि हम तो जो है, ये जो बाहर से घुसपैठिए घुस गए हैं, इनको अगर बाहर निकालना है तो इनको मार मार के बाहर निकालना पड़ेगा। इस मंशा से जो है उल्फा की स्थापना हुई। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? यहां तक क्लियर है बातें?
ठीक है, ये मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि आसाम में समस्या क्या है, कि वहां पर इतना इंसर्जेंसी होती क्यों है। ठीक है ना, ये समझ जाएंगे तो फिर आपको फिर समाधान भी समझ आ जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम समझ में आ जाए, समाधान तो फिर आप अपने आप ही दे देंगे। ठीक है, देखिए ये आसाम अकॉर्ड, आप यहाँ पर राजीव गांधी को देख सकते हैं। राइट साइड जो आप देख रहे हैं, ये जो है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के, और लेफ्ट साइड जो है वो आसाम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। समझ में आया? अब देखिए, ये जो मूवमेंट है 6 साल चला, उसके बाद सरकार बाध्य हो गई कि इनके साथ जो है एक समझौता करना ही पड़ेगा। तो बैठ के जब बातचीत हुई तो समझौते में क्या निर्धारित हुआ, क्या निश्चित हुआ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने इस असम समझौते का खंड 5 यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया एज इट इज। ठीक है, देखिए इसमें कुछ तारीखें मैंने मेंशन की हैं। सारी तारीखें आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही तारीख याद रखनी है, 24 मार्च 1971। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो ये निर्धारित कैसे हुई, तो मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्चलाइट जो बंगालियों को सप्रेस करने के लिए उन्होंने शुरू किया था, उसकी तारीख क्या बताई मैंने, क्या आपको याद है? हाँ, बहुत अच्छे। 26 मार्च की तारीख तय हुई थी, लेकिन उन्होंने, पाकिस्तानी हमेशा, पाकिस्तानियों में धैर्य नहीं है कि नहीं? देखिए, व्यक्ति में धैर्य हो तो पता नहीं क्या से क्या हासिल कर ले, लेकिन वैसा ही उन्होंने कश्मीर में किया। उन्होंने राजा की सुनी ही नहीं, उससे पहले ही जो है उन्होंने धैर्य खो दिया। तो हर जगह वो धैर्य खो देते हैं। तो ये ऑपरेशन जो है 25 मार्च को शुरू हुआ। एक बात ध्यान रखिए कि 25 मार्च को अगर ये ऑपरेशन शुरू हुआ, तो आपसे मैं पूछूं कि ये जो रेफ्यूजी आना शुरू हुए, ये कब आना शुरू हुए होंगे, किस तारीख के बाद आना शुरू हुए होंगे? निश्चित तौर पे ये जो ऑपरेशन सर्चलाइट है, इसके एवज में आना शुरू हुए होंगे। बात समझ में आई? तो आसाम समझौते में ये तारीख कैसे निर्धारित की गई? ये इसलिए निर्धारित की गई क्योंकि ये तारीख अप टू 12 मिडनाइट, कोई भी तारीख जो है वो 12 मिडनाइट तक मानी जाती है ना, तो 24 मार्च 1971 मध्य रात्रि, इसके बाद जो भी आया आसाम में इलीगल तरीके से, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको बाहर निकाला जाएगा। ये आसाम समझौते का खंड 5, जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है। आसाम समझौते की आत्मा यही है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो देखिए इसमें, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारी तारीखें क्यों डाली गई। जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था, उसकी डिमांड ये थी कि आसाम के आसामी कौन हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, और घुसपैठिए कौन है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए 1951 1951 का जो एनआरसी हुआ था, वो एनआरसी रजिस्टर के हिसाब से फैसला होना चाहिए। अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि देखिए पुराने जमाने में क्या डॉक्यूमेंट, कौन कितने डॉक्यूमेंट बनवाता था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इतने पुराने डॉक्यूमेंट खोज के लाना और अपनी नागरिकता सिद्ध करना, ये अपने आप में सरकार के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखिए और भी खंड हैं इस समझौते के, लेकिन आपको उस पे फोकस नहीं कर रहा है। जो जितना मैं बता रहा हूं ना, आप विश्वास रखें, ये पर्याप्त है आपके जानने के लिए। ठीक है ना? मैंने उसका बड़ा अध्ययन किया है, और उसमें से मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, आपके लिए उतना ही सफिशिएंट, पर्याप्त है। उतना ही जानिए। ठीक है? तो देखिए, सरकार ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की ये बात तो नहीं मानी कि भाई 1951 का जो रजिस्टर है वो यूज करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा लॉजिस्टिकली भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता। लोगों के लिए तो हो ही जाता, सिद्ध करना बड़ा मुश्किल, लेकिन सरकार के लिए वेरीफाई करना, क्योंकि सरकार के अपने रिकॉर्ड ही पता नहीं मेंटेन होंगे कि नहीं होंगे, तो ये एक
जो है बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, जिसको सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। अब आसाम समझौते में सरकार ने ये तारीखें इसलिए मेंशन की ताकि कम से कम एक बात स्पष्ट हो जाए आसामियों को कि जो भी तारीख निर्धारित होगी कि इसके बाद जो अवैध तरीके से आया उसको आइडेंटिफाई करके और बाहर निकाला जाएगा। उससे पहले जो आया है उनकी नागरिकता को लेकर ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कभी भी उस पे सवालिया निशान नहीं लगाएगा। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? तो देखिए इसमें क्या तारीखें मेंशन की गई हैं। इसमें 1 जनवरी 1966 से पहले आसाम में प्रवेश करने वाले सभी अप्रवासियों को तुरंत नागरिकता और मतदान का अधिकार दिया जाना था। तो ये तारीख से पहले ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जो आया है उसको बाहर का नहीं मानेगा, उसको नॉन आसामी नहीं मानेगा। ये क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ठीक है, तो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की जो ये डिमांड थी कि 1951 से हम आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, इसको नहीं माना गया। फिर देखिए 1 जनवरी 1966 या उसके बाद 24 मार्च 1971 तक आसाम में प्रवेश करने वालों को आसाम में रहने की अनुमति दी गई। मतलब कि आंसू ये नहीं बोलेगा कि इनको भी बाहर निकालो, और 10 साल की अवधि समाप्त होने पर उन्हें मतदान का अधिकार, मतलब कि 10 वर्ष तो बीती गए हैं, है कि नहीं? बात समझ में आई? मान लीजिए कि कोई 1 जनवरी 1970 को आया, चाहे वो अवैध तरीके से ही क्यों ना आया और आसाम में रहने लग गया, तो उसको जो है रहने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन उसको मतदान का अधिकार कब मिलेगा आसाम में? तो 1 जनवरी 1980 को। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो 24 मार्च 1971 तक जो है उनका मामला जो है सरकार ने निपटा दिया। उसके बाद ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने या किसी भी आसामी ने जो है 1951 वाले एनआरसी की बात नहीं करी। तो ये स्पष्ट हो गया कि 24 मार्च 1971 से पहले जो है जो आए उनको लेके ऑल असम स्टूडेंट यूनियन कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। ये क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ये बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट वाला, ये आपको समझ लेना है। एक प्रश्न है, वैसे तो एसएमई सर ने उसको एड्रेस कर दिया, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए 1900 प्रश्न है कि 1978 मंगलदोई लोक सभा के चुनाव सभा के इशू को एक बार समझा दीजिए। वो मंगलदोई जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात इसलिए क्योंकि जो ये आसाम मूवमेंट ट्रिगर हुआ ना, वो मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बाई इलेक्शन होना था, उस इलेक्शन में ये जो रिफ्यूजी आए थे वो भी वोटिंग लाइन में खड़े थे वोट डालने के लिए, उनके पास भी वोट कार्ड आ गया था। तो ये बात नोटिस की थी लोकल जो मतलब कि आसामी थे उन्होंने, जिसकी वजह से हंगामा मच गया। ठीक है, वो बात मैंने आपको समझाई है। क्लियर हुआ? हाँ, एक प्रश्न है कि सर पहचान कैसे हुई कि कौन 1971 से पहले आया? लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है। इसके लिए जो है मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पहचान के लिए 16 डॉक्यूमेंट जो है सरकार ने कहे कि इन 16 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लाके दिखा देंगे तो हम आपको यहाँ का नागरिक मान लेंगे। 16 डॉक्यूमेंट्स, उसमें से 12 डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट माने गए, मतलब कि आप 12 डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट लाके दिखा दो, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सीधा आपको जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि आप असम के नागरिक हो। ये क्लियर हुआ? वो 12 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि 1951 का जो एनआरसी हुआ उसमें आप अपना नाम दिखा दें, या
इलेक्टोरल रोल्स की कोई कॉपी दिखा दें जिसमें जो है वो 24 मार्च 1971 से पहले की इलेक्टोरल रोल्स में उसकी सर्टिफाइड कॉपी दिखा दें, या अपने जमीन का कोई कागजात दिखा दें, अगर आपके नाम कोई जमीन वमीन रही है तो उसका रिकॉर्ड दिखा दें, या सिटीजन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वो दिखा दें, या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ही दिखा दें, या रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दें, क्योंकि उसमें भी डेट मेंशन होगी कि भई आप कब आए थे, या आप इंडियन पासपोर्ट दिखा दें, या आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की आपने कोई पॉलिसी ली होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी, आप वही दिखा दें। लाइसेंस कोई हो आपके पास वो दिखा दें, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, या आपके सर्विस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हो, किसी गवर्नमेंट में आपने काम किया हो। जैसे एक इशू खड़ा हुआ था जब ये एनआरसी एक्सरसाइज चल रही थी कि एयरफोर्स का कोई जूनियर वारंट ऑफिसर, उसको जो है एनआरसी लिस्ट से बाहर कर दिया था। तो उसने कहा कि मैं तो एयरफोर्स में सर्व करके भी आया हूँ। तो ठीक है, ट्रिब्यूनल के सामने गया और उसने अपने एयरफोर्स के कागजात दिखा दिए और उसकी जो है नागरिकता स्वीकार कर ली। ये क्लियर हुआ? ऐसे ही जो है बैंक या पोस्ट ऑफिस का कोई अकाउंट आपने ऑपरेट किया हो उस समय, या बर्थ सर्टिफिकेट आप दिखा दीजिए। 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन और ज्यादा स्ट्रिंजेंट होगा। जैसे कि विलेज पंचायत का जो सेक्रेटरी है उसने सर्टिफिकेट इशू किया हो, या एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का हो, जैसे 10वीं का या 12वीं का कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, या आपके पास राशन कार्ड हो, या जो है कोई कोर्ट कार्रवाई से संबंधित कोई रिकॉर्ड हो जिसमें आपका नाम आया हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन हुई हो। क्लियर हुआ? एक प्रश्न है कि जो एक छात्र ने पूछा है कि सर इन 12 में भी तो भ्रष्टाचार हो सकता है। निश्चित तौर पे एक केस गया था जिसमें जो पंचायत सेक्रेटरी द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं होता है, ठीक है ना? पंचायत सेक्रेटरी द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट को चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो है पंचायत सेक्रेटरी के सर्टिफिकेट को निरस्त भी कर दिया था, बोल दिया था कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए मान्य नहीं होगा। हालांकि उस मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि ये मान्य नहीं होगा, मान्य तो होगा, लेकिन उसमें ये भी किया कि ये क्रॉस सिग्नेचर होने चाहिए किसके, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्रॉस सिग्नेचर होने चाहिए, या और किसी उच्च अधिकारी के, उस लेवल के उच्च अधिकारी के क्रॉस सिग्नेचर होने चाहिए। तो जो है पंचायत सेक्रेटरी द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, और सरकार को ये निर्देश दिए गए पंचायत सेक्रेटरी के सर्टिफिकेट के आधार पर जो अपनी नागरिकता सिद्ध कर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्ट्रिंजेंट हो, मतलब उसको पक्का वेरीफाई कर लिया जाए कि पंचायत सेक्रेटरी का जो सर्टिफिकेट है ये जेन्युइन है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? देखिए, एक छात्र कह रहे हैं कि बोर्ड का कलर चेंज नहीं हो सकता। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है क्योंकि ये अलग स्टूडियो है, तो आप उस पे ध्यान मत दीजिए। आप जो लेक्चर का तत्व है, चीजें समझ में आनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पे ध्यान फोकस करिए। मैं तो कई बार ये भी बोलता हूँ कि आपको मैं पीपल के पेड़ के नीचे भी बिठा के पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। तो देखिए, ये जो खंड 5 का तीसरा हिस्सा है, इसको देखिए। 24 मार्च 1971 के बाद आसाम में प्रवेश करने वालों का पता लगाया जाना था, उनके नाम मतदाता सूची से हटाकर उन्हें निर्वासित कर देने का प्रावधान। ये आसाम एकॉर्ड की आत्मा है। तो आपको स्पष्ट समझ में यह आना चाहिए कि एनआरसी जो चल रहा है अभी, वो इस आसाम एकॉर्ड के इस तारीख के हिसाब से चल रहा है। मतलब 24 मार्च 1971 मध्य रात्रि, मिडनाइट के बाद आसाम में जो भी आया उसको जो है बाहर निकाला जाएगा, मतलब नॉन इंडियन जो आसाम में आया। क्लियर हुआ?
जी, जी, आप एक छात्रा बार-बार लिख रहे हैं कि ऐसे पूरे स्टेटमेंट लाया करो। मैंने आपकी बात पढ़ ली है, नोटिस कर ली है, कोशिश यही करेंगे, ठीक है? लेकिन आप थोड़ा सुन के खुद लिखने की अभ्यास भी करो बेटा। आप कोई न्यूज़ सुनोगे, उसमें से क्या एसेंस निकालना है, इसका आप जब तक अभ्यास नहीं होगा, तब तक आप इस कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाओगे, है कि नहीं? ये बड़ा जो है टफ कॉम्पिटिशन है, उस दृष्टि से देखें तो, ठीक है ना? तो थोड़ा अपने में भी आप जो है योग्यता लाएँ, कमिटमेंट लाएँ, थोड़ा हार्ड वर्क लगता है, मैं मानता हूँ, थोड़ी उसमें मेहनत लगती है निश्चित तौर पे, लेकिन मेहनत का फल ही मीठा होता है। देखिए, एक असम समझौते का खंड 6 भी है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हो गई है। असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय। आपका ये प्रश्न जो है एक छात्र का प्रश्न है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का गठन 1967 को हुआ। यह असम राज्य में छात्रों को एक संगठन जिसमें असम में क्षेत्रवाद को नेतृत्व प्रदान किया। सर, इन्होंने कब आंदोलन किया? बेटा, इन्होंने 1979 में आंदोलन शुरू किया। उसका ट्रिगर जो है वो मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चुनाव हो रहे थे, उसमें जो रेफ्यूजी फेक वोटर आईडी कार्ड बनवा के वोट डालने आ गए थे, उसने ट्रिगर किया। ठीक है? अब देखिए, जो खंड 6 है, ये किस लिए कंट्रोवर्शियल है, इसको ध्यान से देखिएगा। खंड 6 ये बोलता है असम समझौते का कि असमिया लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण। देखिए, एक प्रश्न है कि सर ये लोग आसाम में ही क्यों आते हैं? बंगाल भी तो है, वहां भी तो जा सकते हैं। देखिए, बंगाल में भी बहुत सारे हैं। बंगाल में तो अभी एनआरसी को लेके बड़ा इशू हो रहा है। अभी 5 दिन पहले ही वहां पर प्रचार के लिए, मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले ही प्रचार के लिए जो है गृह मंत्री वहां गए थे। तो उन्होंने जो है ये बात बोली पब्लिक में कि सीएए जो है वो लागू होकर रहेगा, ये देश का कानून है। ठीक है? क्योंकि बंगाल में इस चीज को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। क्योंकि बंगाल में क्या हुआ है कि जो ये बांग्लादेशी आए हैं, इनको जो है इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स दे के, क्योंकि वहां पर जो है दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण की नीति होती है वो चुनाव जीतने के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा के साथ सेंध है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि शायद एथिक्स की दृष्टि से जो है इस चीज को देख रहा होता तो शायद ह्यूमन राइट्स वगैरह की भी बात होती, लेकिन ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स के बीच में हमेशा जो हाना अरेंट कहती है ना, हाना अरेंट जो है वो एक बड़ी स्कॉलर थी। उन्होंने टोटलिटेरियन सोसाइटीज की काफी स्टडी की, बहुत प्रसिद्ध भी रही। उन्होंने ये कहा कि जो ये नेशन स्टेट का एरा है, यहाँ पर दो टाइप के राइट है। एक तो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, एक है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं। इन दोनों में क्लैश होता है, और जब इन दोनों का क्लैश होता है तो जो सिटीजन्स हैं वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए बेसिक ह्यूमन राइट्स से। क्योंकि सिटीजन्स उसको किस दृष्टि से देखते हैं, जो रिफ्यूजी आते हैं, वो सिटीजन्स उसको भार की, बर्डन की दृष्टि से देखते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा देश तो जो है ये फ्री फ्लो होने नहीं दे रहा है माइग्रेशन का। आप अगर अमेरिका में जाएंगे तो आप अमेरिका में ऐसे ही थोड़ी ना जा सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश है जहां पर आप जाके बस बस जाए और आपसे जो है कुछ ना पूछा जाए? क्या आप सऊदी अरेबिया जा सकते हैं? क्या आप यूएई जा सकते हैं? क्या आप अमेरिका जा सकते हैं? क्या यूके लेगा? क्या जर्मनी लेगा? बात समझ में आई? तो सिटीजन्स यही बोलते हैं कि इस तरीके से तो ये खाला जी का घर हो जाएगा। इस तरीके